अब हम चर्चा करेंगे आदर्शवादियों की। आइडियलिज्म, हम आदर्शवादी उनको कहते हैं जिनका एक निश्चित क्या होता है, आइडियल होता है। इस आदर्शवाद की शुरुआत हम प्लेटो से करते हैं कि प्लेटो पहला आदर्शवादी था और उसका आदर्श था एक आदर्श राज्य का निर्माण करना जो किसके द्वारा चलेगा, दार्शनिक राजा के द्वारा चलेगा, वो प्लेटो था। फिर आधुनिक युग में जब हम आदर्शवाद की चर्चा करते हैं तो हम चर्चा करते हैं कांट से शुरू होता है। कांट के बाद आया हेगल आया। हेगल ने फिर इस आदर्शवाद को चरम पे पहुंचा दिया कि हमारे आदर्श क्या है। हमारा आदर्श है नैतिक होना, और नैतिकता तभी हो सकती है, हमारी अंदर अच्छी नैतिकता तभी आ सकती है जब हम एक राज्य में निवास करते हैं, राज्य नहीं, राष्ट्र राज्य में। तो हेगल का पूरा जोर काय के ऊपर था, राष्ट्र राज्य के ऊपर था। ऐसे ही आदर्शवादियों में था ग्रीन, ब्रेडले और बोसाके। ये उदारवादियों से अलग होते हैं आदर्शवादी। उदारवादियों का जो पूरा बल होता है वो किस पे होता है, व्यक्तिवाद के ऊपर होता है, लेकिन आदर्शवादियों का पूरा बल होता है वो राष्ट्रवाद के ऊपर होता है। तो व्यक्तिवाद, इनका बल राष्ट्रवाद। अब मैं कईयों को लिखता हूं किसका किस पे बल है। ये है उदारवाद, ये है आदर्शवाद, ये है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद भी राष्ट्रवाद पे बल देता है, लेकिन कौन से ज्यादा बल किस पे देता है, ये परंपरावाद के ऊपर। फिर आ गया समाजवाद, इसका बल काय के ऊपर है, फिर समाज के ऊपर। तो ये चार बड़ी बड़ी धाराएं तो पढ़ते हैं। व्यक्तिवाद, आदर्शवादी राष्ट्रवाद को मानते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को ज्यादा महत्व देते हैं और समाजवादी समाज को महत्व देते हैं। अब हम तो कर रहे हैं आदर्शवाद। तो आदर्शवादियों के लिए आदर्श क्या होता है बताओ, उनका राष्ट्र होता है, या जिस व्यवस्था की वो सौपन देखते हैं वैसी एक आइडियल वो चीज बनाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कांट क्या बनाना चाहता था, आज हम देखेंगे कि हेगल क्या बनाना चाहता था, और आज हम देखेंगे कि ग्रीन क्या बनाना चाहता है। पहले हमें तीनों की चर्चा कर ले, इनके आदर्श क्या थे, पहले इनकी तीनों की चर्चा करते हैं ताकि हमें कौन सा शब्द समझ में आए। आइडियल शब्द है, इसकी समझ तो पैदा हो। क्योंकि इनमें सबसे पुराना कौन है, कांट। पुस्तक भले ही याद नहीं हो, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है इसकी। प्योर तर्क की आलोचना। कि अकेला तर्क ही महत्वपूर्ण नहीं होता, भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती। विवेकशीलता आपके अंदर स्वार्थ बढ़ाती है, विवेकशीलता और तार्किकता आप में स्वहित बढ़ाती है। तो ये फिर आलोचना की है किसकी, प्योर रीजन की, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। कांट कहता है कि एक होती है विधि विहीन स्वतंत्रता, फिर एक उसके बाद किया जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद आती है परफेक्ट लिबर्टी। इनकी चर्चा करते हैं। एक शब्द हमारे पास नया आया है, परफेक्ट लिबर्टी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो चीज बनेगी उसको वो कॉमनवेल्थ बोलता है, कॉमनवेल्थ ही होब्स बोलता है। तो हम जब चर्चा करते हैं होब्स लॉ और रूसो की, तो उनका पढ़ते हैं सोशल, लेकिन हमें कांट का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि कांट का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो तर्क के ऊपर ज्यादा आधारित है, नहीं वो नैतिकता के ऊपर, भावनाओं के ऊपर ज्यादा आधारित है। वो थोड़ा आदर्शवादी आइडियल टाइप है,
ज्यादा व्यवहारिक है नहीं है, इसलिए हम उसकी कम चर्चा करते हैं। जैसे गांधी जी चर्चा करते हैं ना, अच्छी अच्छी चर्चाएं, जैसे गीता के अंदर अच्छी चर्चाएं, तू अच्छा हो जा, तू तेरा कर्तव्य कर, ऐसी चर्चाएं कौन करता है? कांट। तो हम उसको उनमें शामिल नहीं करते। ये थोड़ा नैतिकतावाद, आदर्शवाद की ओर झुका हुआ व्यक्ति है। तो ये कहता है कि जब तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तब कैसी स्वतंत्रता थी? कोई विधि नहीं थी, लोगों को नैतिकता और अनैतिकता का ज्ञान ही नहीं था, लोगों को अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं था। फिर लोगों ने किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, और उन्होंने फिर किसका निर्माण किया? कॉमनवेल्थ का। और इस कॉमनवेल्थ में क्या मिली फिर? ये है परफेक्ट लिबर्टी। तो एक शब्द आया हमारे पास, पूर्ण स्वतंत्रता, जिसकी चर्चा कौन कर रहा है? कांट कर रहा है। अब इस पूर्ण स्वतंत्रता है क्या, इसकी चर्चा करते हैं। हमें इतना याद रखना है कि अब तक जो विकल्प की स्वतंत्रता, सृजनात्मक स्वतंत्रता और क्षमता के रूप में या विकास के रूप में स्वतंत्रता, और ये कौन सी है? पूर्ण स्वतंत्रता किसकी है? कांट की। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद पहले विधि विहीन स्वतंत्रता है, सब आजाद है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। लेकिन अब कैसी स्वतंत्रता आई है? परफेक्ट लिबर्टी आई है। ये परफेक्ट लिबर्टी में हमारे साथ होता क्या? ये कैसी सिचुएशन है? जैसे मैंने कहा, सृजनात्मक स्वतंत्रता में आप अपनी मौलिक चीजों को कहां लाते हैं? बाहर लाते हैं। आप नई नई अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण करते हैं और उस समाज में आप सहायक होते हैं। आप पिछलग्गू नहीं होते, अंधविश्वासी और अतार्किक है। हमने देखा था सृजनात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है। अब हम ये देखेंगे कि ये परफेक्ट लिबर्टी फिर क्या होती है। तो अब हम कांट की कौन सी लिबर्टी कर रहे हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो कॉमनवेल्थ बनेगा, कॉमनवेल्थ हम किसको कहेंगे बताओ? राज्य को। जो राज्य बनेगा उसमें हमें कौन सी मिलेगी? परफेक्ट, या ये परफेक्ट को पूर्ण कह दे, पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। इस पूर्ण स्वतंत्रता के दो आयाम हैं। एक आयाम तो है संकल्प की स्वतंत्रता, और दूसरा आयाम है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। इस कंसेप्ट को तो खत्म कर देते हैं, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, इसको तो यहीं कंप्लीट कर देते हैं। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का तात्पर्य यह होता है कि आप कोई भी काम करें, किसी भी स्वतंत्रता का आप उपभोग करें, तो उसमें फल की इच्छा न करें। आप तो काम करते जाएं, परिणाम की इच्छा न करें। यही किसको बोलता है? अर्जुन को कृष्ण बोलता है। यह कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कि आप पूर्ण नैतिकता से, शुद्ध मनोभाव से काम करते जाएं, तो रिजल्ट अपने आप ही क्या आ जाएंगे? अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आप ऐसा कब कर पाते हैं? जब आपको कौन सी स्वतंत्रता हो? यह बड़ी जरूरी है। लिबर्टी ऑफ विल, संकल्प की, या फ्रीडम ऑफ विल बोलते हैं। लिबर्टी नहीं, मैं माफी चाहूंगा, फ्रीडम ऑफ विल बोलते हैं इसको। फिलोसफी में तो पूरा कंसेप्ट चलता है, पूरी ये वो एक कई बार आगे आके एमए में शायद कोई हो सकता है, आगे ये पूरा किताब चलती है उसके ऊपर, पूरा एक सब्जेक्ट चलता होगा। फ्रीडम ऑफ विल, इच्छा या किसकी स्वतंत्रता? कि आदमी को नैतिक होने के लिए उसके संकल्प क्या होने चाहिए, उसकी इच्छाएं क्या होनी चाहिए, सो तभी वो अच्छे काम कर पाता है। अब छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल क्या होती है। एक बच्चा है भूखा, उसने क्या किया? रोटी चुराई। भूखा बच्चा था, रोटी चुराई। रोटी चुराई तो अब बताओ, उसने काम नैतिक किया अनैतिक किया? हाँ बताओ, चोरी क्या होती है? चोरी अनैतिक काम, उसने काम अनैतिक किया। काम अनैतिक किया, लेकिन उसकी विल है वो फ्री थी क्या? उसके पास और कोई ऑप्शन था क्या? ऑप्शन नहीं था। उसके पास संकल्प है, तो उसका संकल्प बिगड़ा क्यों? क्योंकि उसके पास रोटी नहीं थी। इसलिए उसने क्या की? भूखा मरता हुआ अंत में उसने क्या की? चोरी की। तो ये भूख है ना, ये आपको नैतिक रहने ही नहीं देती, आपके संकल्पों को, विल को क्या नहीं छोड़ती है? स्वतंत्र। अब चलते हैं, एक छोटी सी और चर्चा करते हैं, कौटिल्य के पास चलते हैं या मनु के पास चलते हैं।
कौटिल्य और मनु ये कहते हैं दोनों के दोनों कि जब हम दंड देंगे ना, तो उस दंड में हम अरस्तु वाले दंड सिद्धांत का यूज नहीं करेंगे। अरस्तु दो प्रकार के न्याय बताता है, एक वितरणात्मक और एक प्रक्रियात्मक न्याय। जब हम उसके प्रक्रियात्मक न्याय की चर्चा करते हैं तो उसमें फौजदारी दंडों की चर्चा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना अपराध करेगा उस मात्रा में उसको क्या मिलेगा, दंड। और दंड देते वक्त सद्गुणों की कोई चर्चा, चाहे सद्गुणी हो चाहे असद्गुणी हो, अगर दोनों काम करेंगे गलत तो दोनों को समान दंड मिलेगा। लेकिन वितरणात्मक न्याय में तो असमानता होती है। उसमें क्या होता है बताओ, सबको समान नहीं मिलता। सद्गुणी को ज्यादा वितरण किया जाता है, असद्गुणी को कम वितरण किया जाता है। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय में फौजदारी दंड या दूसरा दंड, सिविल दंड देते वक्त सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार, समान व्यवहार किया जाता है। चाहे सद्गुणी कोई चोरी करेगा या असद्गुणी चोरी करेगा, व्यवहार क्या होगा, दोनों के साथ समान होगा। लेकिन मनु और कौटिल्य दोनों के ऐसा नहीं होगा। सेम अपराध के लिए ब्राह्मण को क्या दंड मिलेगा, कम, और शूद्र को क्या मिलेगा, ज्यादा। अब चलते हैं कांट के पास कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए था क्या? तो कांट के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। शूद्र अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसको तो पता ही नहीं है कि ये काम गलत है या सही, क्योंकि वो शिक्षित है नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान किसको है, ब्राह्मण को है। तो उल्टी का सब कुछ जानते हुए जो अपराध करता है उसको दंड क्या मिलना चाहिए था, जबकि उन्होंने तो वैसे उल्टी कर दी। अब कांट कहता है ये जो सारी गड़बड़ हुई, अब जो एक शूद्र जो गलत काम कर रहा था, एक शूद्र ने झूठ बोला या कुछ भी किया तो उसको पता ही नहीं था झूठ बोलने का बोलना चाहिए या क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, तो उसको क्या स्वतंत्रता नहीं थी, उसके संकल्प थे ही नहीं, उसको जानता ही नहीं था इन मुद्दों के ऊपर। तो अगर एक भूखा बच्चा चोरी करता है ना, तो वो क्या है, उसका संकल्प स्वतंत्र नहीं था, बल्कि उसकी जो इच्छा थी वो किसके दमित हो गई, भूख के कारण उसकी इच्छा थी वो गड़बड़ हो गई थी। एक पेट भरा हुआ व्यक्ति, अब वो संकल्प की क्या है, उसकी स्वतंत्रता है। अगर वो चोरी करता है तो क्या है, तब वो अनैतिक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को हम कौन सी स्वतंत्रता उपलब्ध कराएं ताकि उसके संकल्प स्वतंत्र हों, और उन स्वतंत्र संकल्पों की वजह से वो सारे काम कौन से कर पाए, नैतिक काम कर पाए। अब फिर छोटी सी चर्चा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, वो दूसरे का साधन नहीं बनेगा। कांट की छोटी सी मुद्दा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, वो दूसरे की इच्छा का साधन नहीं बनेगा। अब एक मालिक आया, उसने दास को कहा कि जो सामने जो आदमी खड़ा है तो उसकी गर्दन काटिया। अब बताओ उसने गलत काम किया या सही काम किया, बताओ उस दास ने नैतिक या अनैतिक किया, अनैतिक किया। लेकिन क्या उसका काम अनैतिक था क्या, वास्तव में नहीं था, क्योंकि उसका संकल्प स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी इच्छा के ऊपर किसकी इच्छा हावी हो गई थी, मालिक की इच्छा। क्योंकि बच्चे के चोरी के ऊपर कौन सी इच्छा हावी थी, पेट की भूख हावी हो गई थी। तो आप अच्छे और नैतिक तभी हो सकते हैं जब आपको कौन सी स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम ऑफ विल। तो किसी भी अच्छे कॉमनवेल्थ के निर्माण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए आपकी इच्छाएं, आपके संकल्प क्या होने चाहिए, स्वतंत्र। आप दास नहीं होंगे, आपका पेट भरा हुआ होगा, आप शिक्षित होंगे, आप स्वस्थ होंगे, तो आप अच्छे कार्य कर पाएंगे, नैतिक रह पाएंगे और अच्छे समाज का निर्माण है। तो समाज के निर्माण में मूल कौन सी स्वतंत्रता होती है, संकल्प की स्वतंत्रता। अब फिर चलते हैं, छोटा सा उदाहरण है, नहीं याद रहता तो दो शब्द लिख लो। दास मालिक के कहने से किसी की हत्या कर रहा है, वो अनैतिक कार्य है, लेकिन गड़बड़ उसमें क्या है कि खुद की इच्छा नहीं थी, उसको संकल्प की स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि उसका संकल्प डिसाइड किसने किया, आप बताओ, उसके मालिक ने डिसाइड किया है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या होना चाहिए, साध्य होना चाहिए, ताकि खुद क्या ले इसके अपने संकल्प, अपनी इच्छाएं खुद उसकी होनी चाहिए, उसकी सोच खुद की होनी चाहिए। तो ये होती है संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल। इसकी चर्चा किसने की है, कांट ने की है। तब आपका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, आपके पास मूलभूत आवश्यकताएं आपकी पूर्ति होनी चाहिए। अब आप बताओ कि कांट का आदर्श क्या है, आदर्शवादी ना कांट, तो
आदर्श क्या है कांट का? कांट का आदर्श है ऐसे कॉमनवेल्थ का निर्माण करना जहां क्या हो, संकल्प की, और अगर सबको संकल्प की स्वतंत्रता होगी तो वहां नैतिकता होगी और बहुत ही अच्छा राज्य होगा वो। तो एक अच्छे कॉमनवेल्थ के लिए फ्रीडम ऑफ विल आवश्यक है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इतना तो याद रखें, हम कौन सी स्वतंत्रता? संकल्प की स्वतंत्रता। किसकी? इमानुएल कांट की। जर्मनी का रहने वाला था कांट। आधुनिक आदर्शवाद का प्रणेता कांट ही है, लेकिन इसको जो टॉप पे पहुंचाया ना आदर्शवाद को, वो कौन था? वो हेगल था। हेगल की पुस्तकें कुछ याद हैं आपको या नहीं है? चलो आपको करवाए नहीं। फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, कुछ नहीं करेंगे, हमें एक ही चर्चा करनी है। हेगल कहता है कि इस संसार में गति पाई जाती है। हेगल की चर्चा कर रहे हैं, संसार में गति पाई जाती है। गति मूल तत्व है, मतलब मूल प्रक्रिया है गति, ये तो होगी, लेकिन गति हमेशा ही कहां होती है? ऊपर की ओर होती है। कोई भी चीज है वो हमेशा ही कहां बढ़ती है? आगे बढ़ती है। समाज भी आगे बढ़ता है, हम भी है ना, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। चाहे शरीर है, इसकी गति नहीं कर रहे हम। शरीर का तात्पर्य ये नहीं है कि हम पहले छोटे से थे और क्या हो गए बड़े, फिर आप कहते गुरुजी 21 साल के बाद मैंने बढ़ना ही शुरू कर दिया, तो कईयों ने फैलना शुरू कर दिया होगा। कुल मिला के मैं कह रहा हूं मूल प्रक्रिया क्या है? गति। और गति किस साइड होती है? अच्छे की तरफ या और बेटर की तरफ होती जाती है। हेगल कहता है कि ये गति का मूल तत्व क्या है? विचार है। तो इस इतिहास में, इस संसार में जो चीज है वो विचार है। विचार बदलते हैं और समाज आगे, इतिहास आगे बढ़ता है। इतिहास के जो भांति भांति के रूप हैं वो किसकी देन है? विचार की। ये राज्य भी विचार की देन है। पहले परिवार बना, परिवार से जब हम संतुष्ट नहीं हुए, हमारे विचार और आगे बढ़े, तो हमने नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी बनाई, चर्च वगैरह ये बनाए, सारे बाजार बनाया हमने। फिर जब वहां भी संतुष्ट नहीं हुए तो हमारे विचार और आगे बढ़े, तो क्या बनाया हमने? राष्ट्र राज्य बनाया। तो हेगल कहता है कि ये जो विचार है, जो आत्म तत्व है, आत्म विचार है, ये बढ़ते बढ़ते परमेश्वर में मिलते हैं, आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो विचार परम विचार में बदलता है, विचार परम विचार बन जाता है, सर्वोच्च विचार बन जाता है। तो वो सर्वोच्च विचार है राष्ट्र राज्य। अब आप बताओ, आपके विचारों की अंतिम और सर्वोच्च परिणति कहां जाके होती है? तो आप अपनी नैतिकता के ऊपर, अच्छाई के ऊपर और पर सुख और पर कल्याण के सर्वोच्च विचार आप में तब पैदा होते हैं जब आप कहां पहुंच जाते हैं? राष्ट्र राज्य में। तब आप परिवार के बारे में नहीं सोचते, तब आप अपने फायदे के बारे में, बाजार और लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि पूरे राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तो आपके विचार बहुत ज्यादा व्यापक कब होते हैं? जब आप किसके सदस्य बनते हैं? राष्ट्र राज्य के सदस्य बनते ही आपके विचार अत्यंत व्यापक हो जाते हैं। हेगल का ये कहना है। तो हेगल का आदर्श क्या है? राष्ट्र राज्य। अब वो सर्वोच्च विचार है राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य अपने आप में कैसी इकाई है? एक ये कहता है जीवंत इकाई है। हम कहते हैं कि भारत माता नहीं, जिंदा है, इसकी खुद की इच्छाएं हैं। 1947 से पहले इसकी इच्छा ये थी कि इसके जितने भी बेटे बेटियां हैं वो सब मिलके और इस भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से क्या करवाएं। तो हम साधन थे और हमें यूज किसने किया? भारत माता ने। गांधी जी, सुभाष बोस, ये सारे साधन थे। इच्छाएं किसकी थी? भारत माता की। तो हम कहते ना, हम माँ को रूप में पूछते हैं, तो माँ तो कैसी इकाई है? हेगल भी कहता है कि राज्य क्या है? राज्य इस धरती के ऊपर श्वास लेती हुई ईश्वर की मूर्ति है, घूमता फिरता ईश्वर है जो राज्य है। वो
इसकी खुद की इच्छाएं होती है। दो राष्ट्रों में युद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि राष्ट्र की इच्छा होती है कि दूसरे राष्ट्र से क्या करूं, मैं युद्ध करूं। तो इच्छा तो आदमियों की होती है, आदमी भी आपस में झगड़ा करते हैं, तो राष्ट्रों की भी इच्छाएं होती है, वो भी आपस में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। भारत की भी इच्छा है और पाकिस्तान की भी इच्छा है, इनकी भी इच्छा है, दोनों आपस में क्या करते हैं, युद्ध। तो राष्ट्र अपने आप में क्या होती है, हेगल कहता है जीवंत इकाई होती है, इसकी खुद की इच्छाएं होती है। तो किसकी इच्छा? एक तरफ राष्ट्र राज्य है और एक तरफ उसमें रहने वाला कौन है, व्यक्ति है। अब बताओ, ये भी जीवंत है, ये भी जीवंत है, ये सर्वोच्च विचार है और ये छोटा विचार है, इसके पास छोटा विचार है। तो बताओ किसकी इच्छा सर्वोच्च मानेंगे? राष्ट्र की इच्छा। हमें किसकी बात माननी पड़ेगी? आप देखो, आपसे सलमान खान कहता है भी कल तुम सब खा के ना पाउडर पाउडर कहाँ जाना, जिम जाना। और फिर ये कहती है इसकी पत्नी, जिसके वो बेटा हुआ था ना, खान की पत्नी है ना, वो कपूर है, करीना कपूर है। करीना कपूर कहती है भी छोरी सुबह ना 5 बजे उठ जाना, दौड़ लगाना। अब आप उन दोनों का कहना मानते हो और उन जैसा बनने की कोशिश करते हो। एक कहते मैं तो पहले से ही जीरो फिगर हूं। तो इसका मतलब आपका आदर्श कैटरीना के, फिर वो दूसरी नहीं, क्या नाम बताया, करीना कपूर नहीं, आप अपना आदर्श चेंज करो, टुन टुन को बनाओ। चलिए अब देखिए, हम अपने आदर्श का क्या मानते हैं, पीछा करते हैं, उसका कहना मानते हैं जो हमारा आदर्श होता है। हम उस जैसा बनना चाहते हैं, वो जो कुछ कहता है हम सारी चीजों को अडॉप्ट करते हैं। तो हमारा आदर्श कौन है? हम चर्चा आदर्शवादी में तो कर रहे हैं। हेगल का आदर्श है राष्ट्र राज्य। तो व्यक्ति किसकी बात मानेगा? राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य अपने आप में क्या है? साध्य है, और व्यक्ति उसका क्या है? साधन है। राष्ट्र राज्य एक व्यक्ति को बोला कि बेटा तेरे को जेल जाना पड़ेगा। अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जेल जाना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च इच्छा किसकी है? राज्य की है। राज्य को पता है क्या गलत है और क्या सही है। परमात्मा को पता है कि आत्मा को किस दिशा में भेजना है ताकि सही रास्ते पे चले। आत्मा को खुद को पता नहीं होता, परमात्मा उसको चलाता है अपने हिसाब से। तो वैसे ही राष्ट्र व्यक्ति को चलाता है। तो ईगल कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? स्वतंत्र हो रहा है। तो बताओ स्वतंत्रता क्या है? हाँ, स्वतंत्रता है जेल जाना, लेकिन पी के जेल जाना स्वतंत्रता नहीं है। आज ध्यान रखना, आज 31 है। हाँ, तो मैं आपको फिर बताऊं, फिर अब चर्चा करें स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता है, छोटी सी परिभाषा होता है, राष्ट्र राज्य के क्या मानना? आदेश मानना। राष्ट्र राज्य की क्या करना? आज्ञाकारिता का पालन करना ही क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की छोटी सी परिभाषा हमारे पास आई, स्वतंत्रता आज्ञाकारिता के रूप में। बताओ किसकी है? हेगल की। स्वतंत्रता विकास के रूप में, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, अमर्त्य सेन। स्वतंत्रता सृजनात्मकता के रूप में, स्वतंत्रता विकल्प चयन के रूप में, एक आगे समझ में, स्वतंत्रता आज्ञाकारिता के रूप में किसकी है? हेग की। अब हमने हेग की स्वतंत्रता कर ली। आप ज्यादा नहीं, इतना तो याद रख ले, आज्ञाकारिता के रूप में स्वतंत्रता। अब हेगल के बाद अपन एक और आदर्शवादी, और वो व्यक्ति है जे रूसो। एक पुस्तक तो करें पर इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और करते हैं, और नहीं करते हैं, डिस्कोर्स ऑन मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ऐसा नहीं करते हैं अपन। आर्ट्स एंड साइंस दो शब्द याद रखते हैं। ये लेख किसका है? जे रूसो का। तो आर्ट्स एंड डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, किसके ऊपर? आर्ट्स और साइंस के ऊपर डिस्कोर्स या चर्चा। फिर डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, असमानता के ऊपर चर्चा, ऐसा कर लेते हैं। ये दो लेख हैं रूसो के, और एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक पुस्तक है एमाइली
जो शिक्षा के ऊपर लिखी गई है। तो हमें याद हो जाएगी धीरे धीरे। आज मैंने सिर्फ 2 लेख और 2 पुस्तकें की, लिखूंगा नहीं, एक पुस्तक याद करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम जिस सामाजिक समझौते की चर्चा करते हैं उस नाम से पुस्तक लिखी हुई है जे रूसो की। जे रूसो कहता है कि मेरा आदर्श क्या है? सामान्य इच्छा। इच्छाएं 2 प्रकार की होती है। देखो पहले इनको समझते हैं। एक होती है एक्चुअल विल और एक होती है रियल विल। ये 2 इंग्लिश में करेंगे अपन, हिंदी में पर्याय शब्द बहुत ज्यादा आते हैं। तो एक्चुअल विल और रियल विल। एक अभी भी फ्रीडम ऑफ विल करके हटे हैं। किसकी करके हटे हैं? संकल्प की स्वतंत्रता। वो गया चोरी वाला बच्चा, वो उदाहरण वो कांट की थी। हम रूसो की चर्चा कर रहे हैं। इसका आदर्श क्या है? सामान्य इच्छा है, इसलिए आदर्शवादी कह लेते हैं इसको अपन। एक्चुअल विल और रियल विल, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। कोई व्यक्ति जब अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपनी इच्छा पूर्ति के बारे में सोचता है, सिर्फ अपनी विल के बारे में जानता है, वो क्या होती है? एक्चुअल विल होती है। जब वो दूसरे की इच्छाओं को, परमार्थ के बारे में सोचता है, तो वो रियल विल होती है। एक व्यक्ति में ये दोनों प्रकार की इच्छाएं गड़बड़ होती रहती है कि वो कभी एक्चुअल विल हावी हो जाती है और कभी उसके ऊपर रियल विल हावी हो जाती है। लेकिन ये कहता है अच्छी विल कौन सी होती है? रियल विल। रियल विल में कौन सी विल आती है? जिसमें परमार्थ होता है। जैसे भाई जी गए थे, उनमें कौन सी विल थी? उसमें उनमें रियल विल थी। एक्चुअल विल में क्या आता है? सब स्वार्थ आता है। अब मैं आपको परिभाषित कर दूं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप में कौन सी विल है? बीबी एक्चुअल विल है। आप कहे एक बार सबको मरने दो, पढ़ लें ताकि नौकरी लग जाए। तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने बारे। उन्होंने नौकरी नाकरी सबको छोड़ के और किसके बारे में सोचा है? अपने दोस्तों के बारे में सोचा है। तो इसको बोलते हैं कौन सी विल है? रियल विल बोलते हैं। अब आपको समझ आ गया ना, आप सब स्वार्थी कैसे हैं, आप में एक्चुअल विल हावी कैसे है। अच्छी होती है कौन सी विल है? रियल विल। हम सबके कल्याण के बारे में सोचेंगे, दूसरे हमारे कल्याण के बारे में सोचेंगे, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। मैं ना किसी एक जिला ना बहुत ही खतरनाक है, मैं वहां चर्चा नहीं करता। वहां ना सारे लोग बहुत होशियार हैं, सॉरी। तो वहां सारे लोग है ना असंतुष्ट हैं, क्योंकि जहां सारे होशियार होते हैं ना, तो उनकी होशियारी चलती नहीं है। एक विशिष्ट जिला है अपने यहाँ। तो एक्चुअल विल है ना, वो उसको परेशान कर देती है सबको, क्योंकि सब सारे स्वार्थी हो जाएंगे तो फिर इतना स्वार्थ में संसार हो जाएगा कि हम सब दुखी हो जाएंगे सब स्वार्थों की वजह से। तो हमें कौन सी विल होनी चाहिए? रियल विल होनी चाहिए, ताकि हम किसके कल्याण के बारे में सोच सकें? दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें, परमार्थ के बारे में। हम दूसरों के कल्याण के बारे में, दूसरे हमारे बारे में सोचेंगे तो हम सब क्या होंगे? सुखी होंगे। जब ऐसी परमार्थ की इच्छाओं को जोड़ लिया जाता है, पर कल्याण के ऊपर आधारित इच्छाओं को जोड़ लिया जाता है, विल को जोड़ लिया जाता है, तब कौन सी होती है? जनरल विल होती है। तो इस जनरल विल को हम क्या बोलते हैं? इसमें एक चीज जो शामिल होती है, वो कौन सी गुड शामिल होती है? कॉमन गुड शामिल होती है। इसमें सबका कल्याण शामिल होता है। इसीलिए हम रूसो को कहते हैं समुदायवादी है, क्योंकि किसके कल्याण के बारे में सोचता है? ये सबके कल्याण के बारे में सोचता है। तो इसको कॉमन गुड बोलते हैं। सामान्य इच्छा कॉमन गुड के ऊपर, सबके कल्याण के ऊपर आधारित होती है। अब हुआ क्या, गड़बड़ कब होती है? तब एक जे रूसो कहता है, एक पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम है रूसो के अंदर। पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का विरोधाभास। इतना ही आ जाइए तो इतना ही आएगा, स्वतंत्रता का विरोधाभास। अब आप बताओ इसका संबंध किससे है? जिन्होंने रूसो पढ़ रखा उनको तो ये रटा हुआ है। स्वतंत्रता का एक शब्दावली आ गई, ये इंग्लिश है इसकी, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का विरोधाभास। अब देखो सामान्य इच्छा बनती कैसे है? रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य इच्छा के निर्माण के वक्त इसमें क्या लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए।
जब कोई कानून बन रहा है सबके कल्याण के लिए, तो हमें उसमें क्या लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए और एक अच्छे कानून का निर्माण करना चाहिए जिसे सबका कल्याण हो। ऐसे कानून बना, ऐसे निर्णय हो रहा है, कोई कानून नहीं बना तो निर्णय हो रहा है, तो निर्णय हो रहा है तो हम सबको उस निर्णय में क्या करनी चाहिए? भागीदारी। और निर्णय ऐसा हो जिससे किसी एक का नहीं हो बल्कि सबका कल्याण हो। तो इसको हम कौन सी इच्छा बोलते हैं? ये किसके पे आधारित होती है? कॉमन गुड के ऊपर। अब एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो उसको मानूंगा नहीं, उस कानून को नहीं मानूंगा। ये कहा गया कि एक कानून बनाया गया कि सब व्यक्तियों को, औरतों और पुरुषों को 8वीं तक शिक्षा लेनी क्या है? अनिवार्य है। ऐसा एक सामान्य इच्छा निर्धारित हुई, एक ऐसा सामान्य कानून निर्धारित हुआ, सबको 8वीं तक शिक्षा लेनी क्या है? अनिवार्य है। अब एक व्यक्ति बोला मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं क्लास में जाता हूं मुझे नींद आने लगती है, मुझे भूख लग जाती है, मैं तो क्लास में नहीं जाऊंगा। अच्छा, नहीं जाऊंगा तो उस व्यक्ति के ऊपर हावी क्या हो गई है? बताओ, कैसी इच्छा हावी हो गई है? स्वस्वार्थ इच्छा हावी हो गई है। वो अपनी नींद के बस में आ गया है। तो वो दरअसल कर क्या रहा है? वो गलत कर रहा है। किसके साथ है? खुद के साथ। वो क्या रह जाएगा? अशिक्षित रह जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती क्या किया जाएगा? बाध्य किया जाएगा शिक्षा लेने के लिए। कई बार हम क्या करते हैं, हमारी एक्चुअल विल के अकॉर्डिंग जब हम कहते हैं नहीं मैं तो ऐसा तो करूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूं, जैसे आपको मेरे को कौन रोकेगा, आज मैं जैसे ही 12 बजेंगे मैं जोर से क्या बजाऊंगा? उस पे गाने बजाऊंगा। आपने गाने बजाए, इसका मतलब आप में क्या हावी है? एक्चुअल विल। आप में क्या हावी नहीं है? हो सकता है उस टाइम में आपके पड़ोस में कोई दादाजी सो रहे हो बेचारे, है ना, उनके वैसी नींद वाली दिक्कत हो, अब आपने क्या कर दिया? उनकी गड़बड़। कई लोग आराम कर रहे हैं, तो एक कानून बना कि कोई भी 31 को 12 बजे डीजे नहीं बजाएगा। अब आप कहे मैं तो स्वतंत्र हूं, क्यों? स्वतंत्रता कुछ भी करने की स्वतंत्रता। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने ऐसा किया तो कहता है कि आपको रोका जाएगा। तो ये कहता है कि अगर कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा तो उसे पालन करने के लिए क्या किया जाएगा? बाध्य किया जाएगा। अब फिर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में भाग लेगा, सामान्य इच्छा का पालन करेगा स्वतंत्रता पूर्वक, और नहीं करेगा तो उसको बाध्य किया जाएगा। साथ में तो कह रहे हैं कि सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए स्वतंत्र है आप, और साथ में ही कह रहे हैं कि नहीं करोगे तो बाध्य किया जाएगा। तो एक तरफ स्वतंत्रता है, एक तरफ है बाध्यता है, तो दोनों चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अपनी क्या नहीं चला सकते? एक्चुअल विल। जबकि उदारवाद कौन सी विल पे बल देता है? कि व्यक्ति तार्किक होता है, विवेकशील होता है, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी एक्चुअल विल है क्या है। रूसो कहता है ऐसा नहीं होता। विल कौन सी अच्छी होती है? रियल विल। परमार्थ अच्छा होता है, समुदाय कल्याण अच्छा होता है। अगर कोई समुदाय का कल्याण नहीं कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? समुदाय कल्याण के लिए बाध्य किया जाएगा। अब फिर चलते हैं कि आप समुदाय का कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक वाक्य हुआ, आप समुदाय का कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपने नहीं किया तो अब बाध्य किया जाएगा। तो दूसरा वाक्य है, तो एक तरफ स्वतंत्र है, दूसरी तरफ आपको बाध्य किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति किस आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता? सामान्य इच्छा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। क्या आप राष्ट्र राज्य की इच्छा की अवहेलना कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईश्वर है, आप आत्मा है, तो आत्मा को परमात्मा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कौन बोल के गया? हेगल बोल के गया। हेगल बोला कि स्वतंत्रता का तात्पर्य है आज्ञाकारिता। तो हम कह देना किसकी आज्ञाकारिता? राष्ट्र है। तो रूसो क्या कह रहा है? आज्ञाकारिता, लेकिन किसकी? सामान्य इच्छा की। चलिए, ये सामान्य इच्छा संप्रभुता है ये राज्य की, ये सामान्य इच्छा संप्रभुता है, बस वही राज्य यहां जाता है। लेकिन इसका नाम राष्ट्र राज्य नहीं करके हमने क्या दे दिया है? सामान्य इच्छा दे दिया है, जनरल विल दे दिया। तो जनरल विल की आज्ञा को मानना स्वतंत्र होना है। कौन बोला? जे रूसो। अब जे रूसो ना कई दो तीन छोटी छोटी बड़ी मजेदार चीजें कहता है।
वो कहता है ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। अब फिर इसके ऊपर छोटी सी और बहस कर लेते हैं कि ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। अब ये कह रहा है कि हमें जब भी अपनी सामान्य इच्छा का निर्माण करना हो तो किसको करना चाहिए? हमें खुद को करना चाहिए। कानून अगर हम बना रहे हैं तो किसको बनाने चाहिए? हमें खुद को बनाने चाहिए। इसका मतलब प्रजातंत्र कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक? प्रत्यक्ष होना चाहिए, ताकि हम सब मिले, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट करें और अपने लिए निर्णय खुद करें, डेवलपमेंट के निर्णय खुद करें, कानून खुद बनाएं। ये कौन से लोकतंत्र में होता है? प्रत्यक्ष में। लेकिन ब्रिटेन में वो कहता है कौन सा लोकतंत्र है? प्रतिनिधियात्मक। लोग अपने कानून बनाने की, ब्रिटेन के लोगों ने अपनी सामान्य इच्छा निर्धारण की शक्तियां, कॉमन गुड, देखिए कॉमन गुड होता कानूनों से है। कानून किस लिए बनते? ताकि सबका कल्याण हो सके। मोदी जी ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए ताकि सभी किसानों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। तो उनकी सोच क्या थी? कॉमन गुड वाली सोच। एक बार मान लेते हैं, मान जाओ आप कैसे, उसमें कॉमन गुड था। ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो सामान्य इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है, वो खुद कानून नहीं बनाते, बल्कि कानून निर्माण का काम किसको देती है? अपने प्रतिनिधियों को। बस वो तो एक काम करते हैं कि 5 साल में एक बार उनके पास ताकत कब आती है? जब वो किसका चुनाव करते हैं, और फिर ये अपनी सामान्य इच्छा निर्धारण का काम कहते हैं। तुम करो काम, तुम कानून बनाओ, हमने शक्ति किसे दे दी है? तुम्हें। हमारे यहाँ कौन करता है? फिर हमारे प्रतिनिधि करते हैं, एमपी करता है हमारा। हम कानून नहीं बनाते, हम सामान्य इच्छा का निर्धारण है। सार्वजनिक कल्याण कैसे होगा हम निर्धारण नहीं करते। हमने ये ठेका किसको दे रखा है? हमारे प्रतिनिधियों को दे रखा। हमारा सरपंच डिसाइड करता है गांव में किस गांव का कल्याण कैसे होगा। तो वो कहता है ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब सामान्य इच्छा किसी को सौंपी नहीं जा सकती। चलिए, अब ये तो एक छोटा सा वाक्य था, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता शब्द था, इसलिए मैंने कहा कि ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। ये कौन बोला? जे रूसो। क्योंकि वो कहता है कि लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक नहीं बल्कि कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो ये रूसो की चर्चा। रूसो में अगर आप याद रखना चाहें तो यहां भी स्वतंत्रता किस रूप में है? आज्ञाकारिता के रूप में। और यहां एक और शब्दावली देखी, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का विरोधाभास। आधुनिक उदारवादी हो गए, उदार समतावादी हो गए। जॉन रोल्स की इकरी संकल्पना स्वतंत्रता की, सीबी में एक प्रश्न की सृजनात्मकता, डेवलपमेंट, फ्रीडम, अमर्त्य सेन। और फिर हमने चर्चा कर ली कांट की संकल्प की स्वतंत्रता। फिर हमने चर्चा की हेगल की, ठीक है, आज्ञाकारिता के रूप में स्वतंत्रता। फिर है सामान्य इच्छा और स्वतंत्रता का विरोधाभास, जे रूसो। अंत में हम अंत में नहीं, अभी चर्चा करते हैं टीएच ग्रीन की। फिर क्लास चेंज करते हैं। टीएच ग्रीन कहता है कि जो कार्य करने योग्य, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। इस ग्रीन की 2 कोटेशन बड़ी फेमस है। एक तो ये है कि ये 3 शब्द जुड़े हुए हैं आपस में। अब मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता तभी आएगी जब अधिकार होंगे, और अधिकारों के लिए क्या जरूरी है? राज्य। अब ये ना एक कोटेशन तो यहां काम आ रही है, क्योंकि इस कोटेशन में क्या है? स्वतंत्रता है। मानव चेतना हमेशा ही क्या होना चाहती है? स्वतंत्र। ये आदर्शवादी हैं, इनका पूरा जोर विचार स्वतंत्रता या कौन सी स्वतंत्रता है? चेतना या आत्मा की स्वतंत्रता पर है, कि व्यक्ति की आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। ये स्वतंत्रता तभी रहेगी जब आपको क्या दिए जाएंगे? अधिकार। तब होंगे जब क्या होगा? हम इन 3 चीजों को अलग अलग समझ लेते हैं कि मानव चेतना का मूल मंतव्य क्या प्राप्त करना है? वो स्वतंत्र होना चाहती है।
वो चाहती है कि वो नैतिक रूप से अच्छी हो जाए, लेकिन वो तभी हो सकती है जब उसको क्या मिले हो, अधिकार मिले हो। हमने दादा भाई नौरोजी पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? दादा भाई नौरोजी ये बोले कि भारत के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़े बड़े पद खुद हथिया लिए हैं और चपरासी वाले पद और कलरक के पद और छोटे पद किसको दे दिए हैं? भारतीयों को। तो अब उनके अंदर उदात्त भाव पैदा ही नहीं होते। वो पूरे दिन यस्सर यस्सर करते करते, पानी देते देते उनकी अच्छी भावनाएं क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो उनमें नैतिकता, अनैतिकता और स्वाभिमान की चीजें समाप्त हो चुकी है इन भारतीयों के अंदर। इसका मतलब उनकी चेतना अब क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। अब न तो वो राष्ट्र की स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं, न खुद की स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं, न भारत माता के बारे में जानते हैं, न राष्ट्र राज्य के बारे में जानते हैं। उनकी आत्मा परतंत्र हो चुकी है अंग्रेजों के हाथों। तो लेकिन मानव चेतना अच्छी कौन सी होती है? जिसमें क्या पाई जाती है? तब हमारा वास्तव में विकास होता है, जब हमारी चेतना स्वतंत्र होती है। एक दास के साथ संकट क्या होता है बताओ? दास के साथ, क्योंकि उसकी चेतना, उसके विचार क्या नहीं होते? वो मालिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्वतंत्रता तभी आती है जब क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं। हमें अनुच्छेद 19 से लेके और 22 तक भांति भांति की क्या दी गई, और इनके लिए क्या बनाए गए? मूल अधिकार। इनके लिए अधिकार जरूरी होते हैं, लेकिन अधिकार तभी होंगे जब क्या होगा? राज्य होगा। तब राज्य ने क्या लिखा? भारत स्वतंत्र हुआ, इसने संविधान लिखा, और उस संविधान ने फिर हमें क्या दिए? अधिकार दिए। तो ये जो अधिकार होते हैं ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं, राज्य प्रदत्त होते हैं। इसीलिए अधिकार चूंकि राज्य प्रदत्त होते हैं, तो कोई भी अपने अधिकार छीनता है या अपनी, तो हम कहां भागते हैं बताओ? राज्य के पास भागते हैं। हम कहते हैं राज्य रक्षा कर। राज्य का जब रक्षा करता हूं तू जा या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 32 के तहत या 226 के तहत, 226 के तहत। ये है टीएच ग्रीन की मानवीय चेतना की मूल भावना क्या होती है? स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी होते हैं, और अधिकार कौन देता है? राज्य। फिर टीएच ग्रीन बड़ी जोरदार बात बोलता है, एक जहां से कल्याणकारी राज्य की शुरुआत होती है, कि वो कार्य जिन्हें हम करना चाहें, वो वस्तुएं जिनका हम क्या करना चाहें? उपभोग करना चाहें, तो उन कार्यों को कर पाएं और उन वस्तुओं का उपभोग कर पाएं। यही स्वतंत्रता है। बड़ा ही मजेदार वाक्य है कि जो कार्य हम करना चाहते हैं और जो वस्तुएं जिनका हम उपभोग करना चाहते हैं, वो कार्य अगर हम कर पाते हैं, उन वस्तुओं का भोग कर पाते हैं, तो यही क्या है? स्वतंत्रता है। अब यही है मूल भाव, तो यही है स्वतंत्रता का। आप चाह रहे थे कि मैं एक अच्छी सी फिल्म बनाऊं जिसमें राइट विंग की आलोचना हो। अगर आप वैसा कार्य कर पाए तो आप क्या हैं? स्वतंत्र है। आप चाह रहे थे कि मैं किसी वस्तु का क्या कर पाऊं? भोग कर पाऊं। आपकी इच्छा हुई कि एक अच्छी सी पुस्तक है, मैं उसका भोग कर पाऊं, उसको पढ़ पाऊं, ताकि मेरे अंदर नैतिकता, अच्छाई। आपकी इच्छा हुई एक अच्छी पुस्तक पढ़ने की, लेकिन उसके लिए आपके पास शिक्षा नहीं थी, आपके पास पैसा नहीं था, तो आप उस पुस्तक रूपी वस्तु का क्या नहीं कर पाएंगे? उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब आप स्वतंत्र है, परतंत्र है। अब फिर चलते हैं। पुस्तक है, आपको कोई रोक भी नहीं रहा, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? आपके पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर। तो क्या पैदा किया जाए? सामर्थ्य पैदा किया जाए। तो कैसी स्वतंत्रता है ये? सकारात्मक स्वतंत्रता। तो टीएस ग्रीन कहता है कि आखिर दिक्कत कहां आती है? लोगों के कार्य करने में और वस्तुओं के उपभोग करने में दिक्कत कहां आती है? इस स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा क्या है? वो कहता है एक व्यक्ति के स्वतंत्र होने में, अच्छे होने में, नैतिक होने में कितनी बाधाएं आती है? चेतनता आने में 3 प्रकार की बाधाएं आती है। टीएस ग्रीन कहता है एक बाधा आती है गरीबी की,
एक बाधा आती है अशिक्षा की और एक बाधा आती है शराबखोरी। एक व्यक्ति को ये तीन चीजें क्या नहीं होने देती, नैतिक अच्छा नहीं होने देती। ये तीन चीजें उसको कार्य नहीं करने देती है, वस्तुओं का उपभोग। इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसका दास है? गरीबी, अशिक्षा और शराबखोरी की वजह से वो स्वतंत्र नहीं है, वो गरीब है। अब आपकी इच्छा है कि मैं सर्फिंग कर पाऊं, वो समुद्र के अंदर है, वो किश्ती से चला पाऊं, एक कार्य करना चाहते हैं आप कि आनंद आएगा उसमें मुझे, लेकिन आपके पास सर्फिंग वाले को देने के लिए, नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या हैं? गरीब है। आपकी इच्छा है कि आप मैक्सिमम गोरकी का अच्छा साहित्य पढ़ पाए, आप गीता पढ़ पाए, आप तिलक का गीता रहस्य पढ़ पाए, या आप विवेकानंद के विचार पढ़ पाए, ताकि आपको अच्छे अच्छे विचार आए, आपकी चेतना जागृत हो जाए, आप नैतिक रूप से अच्छे हो जाए। लेकिन आप क्या हैं? अशिक्षित हैं आप, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप पढ़ने का कार्य नहीं कर पाएंगे, बस उस पुस्तक का उपभोग है। या फिर आप में क्या है? शराबखोरी। शराब पीने के बाद आदमी को नैतिक और अनैतिक का भेद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि ये तात्कालिक ब्रिटेन की चर्चा है, जब वहां पूंजीवाद हावी हो गया था और पूंजी का एक तरफ ढेर लग गया था और दूसरी तरफ असंख्य दलदल और समुद्र फैल गया था गरीबों और मजदूरों का, जिनको कोई होश नहीं था। तो उसमें यह कहता है कि राज्य को कितने काम करने चाहिए? 3 काम करने चाहिए। क्या करना चाहिए? गरीबी दूर करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए और शराबखोरी बंद करनी चाहिए। तो अब बताओ, राज्य सिर्फ सुरक्षा करेगा या और कोई काम करेगा? और क्या काम करेगा? ये 3 काम करेगा। तब किसकी शुरुआत होती है? कल्याणकारी। तो पहली जो अच्छी चर्चा करता है वो कौन करता है? टी.एच. ग्रीन, कल्याणकारी राज्य की। तो कल्याणकारी राज्य में कैसी स्वतंत्रता होती है आप बताओ? सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ग्रीन किस स्वतंत्रता का समर्थक है? सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये 2 छोटी छोटी कोटेशन याद रखना। हम परतंत्र तब होते हैं जब हम कोई कार्य नहीं कर पाते अभावों की वजह से, या हम किसी वस्तुओं का अभाव की वजह से उपभोग नहीं कर पाते। तो हमने थिंकर्स के रूप में आदर्शवादी और कर लिया। आदर्शवाद में किस किस को किया? मैं फिर दोहरा दूं, हेगल है आज्ञाकारिता के रूप में स्वतंत्रता। जो व्यक्ति जेल जा रहा है वो स्वतंत्र हो रहा है। आपको राष्ट्र राज्य की बातें माननी होगी, आप साधन है और राष्ट्र राज्य साध्य है। कांट में हमने किया संकल्प की स्वतंत्रता। हमने रूसों में किया सामान्य इच्छा की बात मानना, सामान्य इच्छा की आज्ञाकारिता, और किया हमने स्वतंत्रता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। फिर हमने चर्चा की अंत में टी.एच. ग्रीन की कि मानव की चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। नमस्कार। इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था उसमें मैंने स्वतंत्रता के तहत आधुनिक उदारवादियों की, उदार समतावादियों की और आदर्शवादियों की चर्चा की थी। और अब हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के संदर्भ में मार्क्सवादियों की और नव मार्क्सवादियों की चर्चा करेंगे। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी। हम चर्चा करते हैं कार्ल मार्क्स की, और कार्ल मार्क्स का जो पूरा विचार है वो तो है ही मुक्ति के ऊपर ही है। मार्क्स की सारी पुस्तकें मुक्ति के ऊपर ही है, और मार्क्स वास्तविक मुक्ति की चर्चा करता है। तो हम शुरुआत करेंगे मार्क्सवादियों में कार्ल मार्क्स से। देखिए, ये और बड़ा कंसेप्ट है। हमने 3 कंसेप्ट देखे। एक देखा फ्रीडम, एक देखा लिबर्टी। अब मुक्ति की है ना, मैं माफी चाहूंगा, क्या बोले इसको? कोई इंग्लिश मीडियम वाला बैठा होगा, बता दो भाइयों, मुक्ति को क्या बोले? एंड ऑफ फ्रीडम मत बोलो इसको।
मोक्ष भी मत बोलो, इसके मोक्ष भी नहीं है, मुक्ति और व्यापक विचार है। और ये फ्रीडम जहां व्यक्तिगत से संबंधित हो गई, वही लिबर्टी राजनीतिक आयाम लिए होती है। और अब हम और किसकी चर्चा कर रहे हैं, उससे बढ़ के मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं। इसमें सृजनात्मकता, संकल्प सब कुछ आ जाता है। तब क्या बनती है, ये तो स्वतंत्रता का भी और ज्यादा व्यापक विचार है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, इसका कारण है पूंजीवाद। पूंजीवाद जिस सोसाइटी को बढ़ावा देता है वो होती है अणुवादी सोसाइटी, और ये बढ़ावा देता है पूंजीवाद व्यक्तिवाद को, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है और वो अपनी स्वतंत्रता का निर्णय खुद करता है। तो अणुवादी स्वतंत्रता या व्यक्तिवादी स्वतंत्रता पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद के बारे में, खुद के सुखों के बारे में, खुद की इच्छाओं के बारे में अपने हिसाब से काम करता है। इसमें तो पूंजीवाद में ये संकट पाया जाता है। पूंजीवाद कह दो इसको या उदारवाद कह देते हैं एक बार। इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अणुवादी सोसाइटी में रहता रहता क्या हो जाता है, अणु हो जाता है। और वो फिर ये सोचता है कि आनंद काय में आता है जब हम क्या हैं, अकेले हैं। तब हम वो छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ते हैं, जिसमें से एक हेयक कहता है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य जिसमें कोई दूसरे व्यक्ति आपके मार्ग में बाधा खड़ी, आप मुक्त हैं, कोई आपके मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करेगा। इसमें आप समाज से अलग हो जाते हैं। और आप कहते हैं ना कि गांव में ना आनंद नहीं है। गांव में क्या है, बहुत सारे आपस में संबंध इतने उलझे हुए हैं कि आप वहां स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाते। शहर में आनंद है, किसी से किसी को कोई मतलब है, कोई आए कोई जाए, कैसे ही चिल करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये कैसी स्वतंत्रता है, उदारवादी। कैसी स्वतंत्रता है, अणुवादी। इसमें किसी को किसी से कोई मतलब है नहीं है, कोई मरे कोई जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्ल मार्क्स कहता है ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तब आती है जब हम इस समाज से जुड़कर रहते हैं, जब हम इस प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, जब हम इस पूरे समुदाय के से जुड़ के रहते हैं ना, तब आती है वास्तविक स्वतंत्रता। तब हम अपनी सृजनात्मकता का, अपनी इच्छाओं का, अपनी शिक्षा का, अपने गुणों का विकास ज्यादा कर पाते हैं। हम ज्यादा नई नई चीजें सीख पाते हैं जब हम समाज के साथ जुड़ के रहते हैं। तो आनंद आप देख लो, आनंद कोई अकेले उठाने की वस्तु नहीं है। क्यों ऐसा मान लेते हैं कि मुक्ति अनेक आनंद है, और आनंद तभी आएगा जब हम समाज से जुड़ के रहेंगे। लेकिन पूंजीवाद हमें मजबूर कर देता है क्या बनाने के लिए, अणुवादी सोसाइटी बनाने के लिए। व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता देता हमें समाज से अलग कर देता है। तो हम वास्तव में कब स्वतंत्र होंगे, तब जब होंगे जब हम इस पूरे समाज से जुड़ जाएंगे, जब पूरे समाज का भला होगा। सिर्फ पूंजीपति अपना भला नहीं करेंगे और अपने भले के लिए मजदूरों का शोषण नहीं करेंगे, बल्कि मजदूरों का राज होगा और मजदूर सबके लिए काम करेंगे, सबकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसमें आता है आनंद, ये होती है वास्तविक मुक्ति। तो ये वास्तविक मुक्ति कब आएगी, जब क्या आ जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा। तो साम्यवाद आते ही और हम एक चीज से मुक्त हो जाएंगे, और वो क्या है, अलगाव। इस अलगाव को हम बोलते हैं एलिनेशन। पहले तो हम इसको समझते हैं अलगाव क्या होता है, इसका स्वतंत्रता से संबंध क्या है। ये कहता है दुखों की मूल जड़ है ना, वो अलगाव है, एलिनेशन है। एलिनेशन में व्यक्ति सभी चीजों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर वो वास्तविक सुखों को भूल जाता है, समाज को भूल जाता है, प्रकृति को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है। तब वो ना स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र हो जाता है। जबकि हमें व्यक्ति को क्या करना है, मुक्त करना है। पूरा जोर मुक्ति के ऊपर है, और मुक्ति के विचार को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम काय से मुक्त हो जाएंगे, अलगाव से मुक्त हो जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स का मुक्ति के विचार से जुड़ा हुआ
जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो कौन सा है? अलगाव की अवधारणा है। अलगाव की अवधारणा, इस अलगाव की अवधारणा की चर्चा करते हैं। थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन है क्या, या प्रायपन की अवधारणा क्या है? अलगाव है, प्रायपन एक सब सही शब्द नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद हमारे साथ क्या करता है कि ये 4 प्रकार के अलगाव पैदा करता है, एलिनेशन पैदा करता है। पहला एलिनेशन पैदा करता है हमारे उत्पाद से, दूसरा एलिनेशन पैदा करता है वो प्रकृति से, तीसरा एलिनेशन पैदा करता है हमारे समूह से या हमारे समुदाय से या हमारे परिवार या भाई बंधुओं से, और चौथा करता है स्वयं से। पूंजीवाद करता क्या है? पूंजीवाद में कार्य विशेषीकरण होता है। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाए, इसलिए कार्यों का ऐसा बंटवारा किया जाता है कि जो जिस कार्य में एक्सपर्ट होता है उसको वही कार्य दिया जाता है। तब कोई भी एक व्यक्ति पूर्ण सूट नहीं सीलता, बल्कि एक व्यक्ति नाप लेता है, दूसरा व्यक्ति कटिंग करता है, तीसरा व्यक्ति कॉलर बनाता है, काज करता है, चौथा उनको आपस में सीलता है, पांचवां प्रेस करता है, छठा आदमी उसको पैकिंग करता है, सातवां आदमी उसको शोरूम में ले जाता है, नौवां आदमी उसको शोरूम में बेचता है। उत्पाद किसका है? वो शर्ट किसी का भी उत्पाद नहीं है। पूंजीवाद में ऐसे बनती है चीजें फैक्ट्रियों के अंदर, वो उत्पाद किसी का भी नहीं होता। जबकि उत्पाद अपने आप में क्या है? आनंद देने वाली चीज है। आप अच्छा चित्र बनाते हैं, आप अच्छा नावल लिखते हैं, आप अच्छा कोट बनाते हैं, आप अच्छा शर्ट बनाते हैं, आप अच्छा हल बनाते हैं, आपने अच्छी कोई और चीज बनाई, कोई पेंटिंग बनाई, अच्छा घर बनाया, तो ये उत्पाद आपको क्या देता है? आनंद देता है। लेकिन पूंजीवाद में ये आनंद खो जाता है, क्योंकि उत्पाद पूरा कोई भी एक व्यक्ति पैदा नहीं करता, वो टुकड़ों टुकड़ों में पैदा होता है, इसलिए उत्पाद का उत्पादक एक नहीं होता। अब आप देखो, एक गांव का टेलर है, उसके पास चलते हैं, और एक चलते हैं अपन यहां सांगानेर में, जहां एक एक फैक्ट्री है, उसमें 200 टेलर बैठे हैं, पूरे दिन खटखट कर रहे हैं। अब जो गांव में बैठा है वो टेलर ना, उसके आनंद आता है। कौन सा आनंद आता है? उत्पाद का। आप उसके पास जाते हैं, वो नाप लेता है, 4 बातें करता है, चाय का पूछता है, फिर वो पूरा सीलता है उसको। फिर आप जाते हैं, भैया सीड़ दियोगे? भैया जी सीढ़ियों को नहीं। आप बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, कोई बात नहीं, कल सीड़ देना, परसों। फिर आप 2 फिर वो सील दिया, फिर वो कहता है तू पहन के देख यार, सेट आया, और ये बॉय का बढ़िया है। फिर आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको उस उत्पाद में आनंद आता है। अब वो 200 टेलर जो सांगानेर में बैठे हैं, उनके पास ना ऐसे ढेर पहुंचते हैं, कोई कॉलर बना रहा है, कोई सिर्फ बटन ही लगा रहा है पूरे दिन। अब वो पता ही नहीं वो कौन पहन रहा है उसको, कौन है नहीं पहन रहा है, कौन सी वहां उस पे शोरूम के ऊपर जा रहे, किसी को कोई पता। उनको कोई आनंद नहीं आ रहा शर्ट बनाने का। वो किस लिए बना रहे हैं शर्ट? फिर पेट के लिए शर्ट बना रहे हैं। तो वो स्वतंत्र है, गुलाम है, अपने पेट के गुलाम है, इसलिए उत्पाद की पैदा करने का जो आनंद होती है वो उठा नहीं पा रहे। वो उत्पाद करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्या है बताओ? परतंत्र है। वो किससे अलग हो गए हैं? अपने उत्पाद के आनंद से अलग हो गए, प्रकृति। अब फिर चलते हैं, प्रकृति को 2 रूपों में ले लेते हैं, एक तो नेचर और एक व्यक्ति की खुद की नेचर। नेचर का तात्पर्य है कि अब आप मजदूर हैं, वो 200 मजदूर जो वहां सूट सील रहे हैं ना, उनको पर पीस पैसा मिलता है या पूरे दिन की दिहाड़ी मिलती है उनको। भाई आपको दिन में कितने रुपए दिहाड़ी मिलेगी? 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। अब एक दिन अच्छी सी बारिश हुई या बहुत ही मस्त मौसम है, जैसे आज का ही मौसम है कि आज 31 आज कुछ नहीं करेंगे, चिल विल करेंगे। अब मालिक क्या बोलेगा? भैया नहीं आए तो क्या मिलेगी? दिहाड़ी नहीं मिलेगी। अब दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो आप बताओ चिल विल करोगे कैसे? तो अब आप जो प्रकृति का आनंद लेना चाह रहे थे, जो आप चाह रहे थे आज तो मैं ना गार्डन देखने जाऊंगा, आज मैं अच्छी पेंटिंग देखने जाऊंगा, आज मैं अच्छा सिनेमा देखने जाऊंगा, आज मैं बाग में घूमने जाऊंगा, आज मैं जो फूलों की प्रदर्शनी लगी राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो देखने जाऊंगा, आप जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप गए तो आपकी पीछे से क्या काट ली जाएगी? दिहाड़ी। आप रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते। पूंजीवाद में एक विशेषता होती है कि वो सिर्फ कौन सी मजदूरी देता है आपको? नहीं, इसको बड़ा जोरदार नियम है। कौन सा? निर्वाह मजदूरी। मजदूरी का लोह नियम होता है पूंजीवाद में। मजदूरी का लोह नियम यह कहता है कि पूंजीपति उतनी मजदूरी देता है कि वो एक दिन का क्या भर सके?
और अगले दिन फैक्ट्री आज के इतनी देता है वो। तो ये है निर्वाह मजदूरी देता है, तो आप प्रकृति का आनंद है। अब कई बार आपको उन कुछ मजदूरों में से उनकी प्रकृति अलग है, वो ना कोट सीलना चाहते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में कोट सीले ही नहीं जाते। वहां क्या सीले जाते हैं? शर्ट सिले जाते हैं। वो गया कोट वाले के पास, वो गया तेरे को ने आज तक शर्ट सिले, तेरे कोट कैसे सिलवा ले, तो वापस वहीं जा। तो उसका वहीं ना शोषण होता रहता है। वो अपनी प्रकृति के खिलाफ, जो उसकी प्रकृति कहती है, उसकी नेचर कहती है, तो कोट सील, लेकिन वो क्या सील रहा है? शर्ट सील रहा है। आपको अपनी एक ना मजदूर है, उसकी इच्छा है कि मैं ना एक बहुत अच्छा गायकार बनूं, लेकिन उसको पेट भरने के लिए अपनी प्रकृति के विरुद्ध क्या करना पड़ रहा है? शर्ट सीलने पड़ रहे हैं, उसका पेट भरना है। तो यहाँ लोगों को अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने पड़ते हैं। तो आप किससे अलग हो जाते हैं? अपनी प्रकृति से। आप कुछ भी कर पाए, ये प्रकृति है आपकी, लेकिन आप तो स्वतंत्र नहीं है, तो परतंत्र, आप तो मजबूरी में वहां जाना पड़ रहा है। फिर काय से आप हो गए? समूह से, और आपको रोज काम करना पड़ेगा। अब आप मरने पड़ने जा नहीं सकते, समुदाय के काम आ नहीं सकते, किसी की शादी है आप नहीं जा सकते। फिर क्या, इसमें फ्लक्चुएशन भी आते रहते हैं पूंजीवाद के अंदर, कभी तेजी आती है और कभी तो रोजगार बहुत होता है, कभी रोजगार बिल्कुल भी नहीं होता, कभी कोविड आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब बेरोजगार हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि काश मेरा जो भाई है या मेरा जो दोस्त है जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर मजा आ जाए, आज उसका हाथ काय में आ जाए, मशीन में आ जाए, तो मशीन में उसका हाथ आते उसका हाथ कट जाएगा, मालिक उसको निकाल देगा, उसकी जगह कौन काम करूंगा? मैं। अब ये कैसे विचार है? बहुत ही थर्ड क्लास विचार है। इसका मतलब तो मुक्त नहीं हो रहा, वो घटिया विचारों का क्या हो रहा है? गुलाम हो रहा है। वो अपने ही लोगों से दूर हो रहा है, जो उसके भाई बंधु हैं, जो उसके साथी हैं। पूंजीवाद उनसे उनको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो ये समुदाय और समूह से अलग हो जाता है। उसके पास टाइम ही नहीं होता। उसको कहा कि आज यार वो फला आदमी दुखी है, वो बीमार है, मिलने चलते हैं, वो बोले भैया उससे मिलने गए तो वो दिहाड़ी काट लेगा, शाम को बच्चे चीन ची करेंगे, खिलाएंगे क्या? तो आप समूह से और अलग किससे हो जाते हैं? आनंद और स्वतंत्रता होती है। आप किससे जुड़ के रहते हैं? समूह और समुदाय से जुड़ के रहते हैं। और फिर एक दिन किससे अलग हो जाते हैं? स्वयं से अलग हो जाते हैं। आपको इच्छा कुछ और ही है और आपसे करवाया कुछ और ही जा रहा है। आप दौड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आपको मशीन बनना पड़ेगा, चाहे पूंजीपति हो चाहे मजदूर हो, आपको बनना क्या पड़ेगा? तो आप एक दिन स्वयं से भी अलग हो जाते हैं और आप सिर्फ प्रोडक्ट के निर्माता बनकर रह जाते हैं। आप खुद एक वस्तु बनकर रह जाते हैं। जैसे हम भी तो ऐसे ही करते हैं। जैसे मैंने आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वस्तु बन जाऊंगा, आपको सुबह पढ़ा दो 8:30 से 10 बजे तक मैं क्या बन जाऊंगा? एक मशीन बन जाऊंगा। मशीन क्या होती है? एक वस्तु तो होती है। तो ये होता क्या है? कार्ल मार्क्स का ये कहता है, ये जो पूंजीवाद है ना, ये ऐसे काम करता है, और इन कामों की वजह से आदमी समूह से, अपनी प्रकृति से, सबसे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बनकर, वस्तु बनकर रह जाता है। प्रोडक्ट और वस्तु स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि क्या होती है? परतंत्र होती है। इसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तु, इसकी कोई इच्छा है क्या? नहीं है। वैसे मजदूर की भी कोई इच्छा नहीं होती पूंजीवाद के अंदर। वो किसी की इच्छा होती है? पूंजीपति की। और पूंजीपति की खुद की इच्छा नहीं होती, वो प्रतिस्पर्धा की इच्छा होती है, वो पैसे की इच्छा होती है। वो कहता है तू दौड़। तो पूंजीपति भी सुबह से लेके कब तक दौड़ता रहता है? रात तक दौड़ता रहता है। ऐसे किसको दौड़ाता रहता है? शोषण करने के लिए मजदूर को दौड़ाता रहता है। ये सारी मशीनें हैं। तो कभी भी मुक्ति कहाँ नहीं आ सकती? पूंजीवाद में मुक्ति। तो मुक्ति के लिए क्या लाना पड़ेगा? अब ये कहता है साम्यवाद आएगा तो हमारा क्या होगा? तो ये कहता है साम्यवाद आएगा तो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। क्योंकि साम्यवाद का सूत्र क्या है? योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण। अब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी। आपकी भूख मरने की टेंशन है नहीं है, शिक्षा की टेंशन है नहीं है, घर की टेंशन है नहीं है, अब आपको वो चीजें मिल जाएगी, आपको राज्य दे देगा। अब आपको काम तो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप हमेशा ही पूरे साल ही चिल मारते रहोगे, नहीं, काम करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन इच्छा हुई कि चलो आज समुद्र किनारे चलते हैं और वहां नहाएंगे धोएंगे, ठीक है। एक दिन इच्छा हुई चलो आज पशु चराने चलते हैं, आप पशु चराओ। एक दिन इच्छा हुई चलो सब शाम को इकट्ठे होते हैं, कविताएं बोलते हैं, या टाइम से धूप अलाव करते हैं और तपेंगे और कविताएं गाएंगे, या जो भी एक दूसरे को कथा कहानियां सुनाएंगे। अब आप वो सुना सकते हैं क्योंकि अब आवश्यकताओं की क्या हो गई है? पूर्ति। अगर आप एक दिन काम पे नहीं किए तो पहाड़ है नहीं टूटे, काम तो करना पड़ेगा, दूसरे दिन जाना पड़ेगा, आप काम पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपकी इच्छा हो तो आप अपनी सृजनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। आप कहें कि मेरी सृजनात्मक स्वतंत्रता बढ़ाना चाहता हूं तो मैं ना संगीत भी सीखना चाहता हूं, तो आप संगीत सीखने के लिए भी टाइम
निकाल सकते हैं, आप पेंटिंग के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप कविता के लिए टाइम निकाल सकते हैं, सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन पूंजीवाद में आप टाइम है, क्योंकि आपको सुबह से शाम तक कौन दौड़ाता रहता है? पूंजीपति आपको भी दौड़ाता है और खुद भी दौड़ता रहता है। तो वास्तविक मुक्ति, वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब क्या आता है? साम्यवाद आता है। तब उसके साम्यवाद आते ही क्या दूर हो जाएगा? अलगाव। आप वापस किससे जुड़ जाओगे? अपने उत्पाद से, प्रकृति से, समूह से, और किससे जुड़ जाओगे? स्वयं से। ये वैसी ही स्वतंत्रता, सृजनात्मक स्वतंत्रता की थोड़ी बहुत चर्चा कौन कर रहा था पीछे? ये बहुत ज्यादा काय के अंदर बढ़ जाती है जब किसकी चर्चा करते हैं? कार्ल मार्क्स की चर्चा करते हैं। वो जो सीबी में 1% की यही है वो सृजनात्मक स्वतंत्रता। कार्ल मार्क्स के बाद कोई उसकी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसका जो दोस्त है, कौन सा? फ्रेडरिक एंगल्स। ये कहता है कि स्वतंत्रता तब आती है जब हम किंगडम ऑफ नेसेसिटी, किंगडम ऑफ नेसेसिटी व्यवस्था लोक से कहां जाते हैं? किंगडम ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र लोक की ओर जाते। स्वतंत्र लोक। तो एक होता है किंगडम ऑफ नेसेसिटी, एक होता है किंगडम ऑफ फ्रीडम। किंगडम ऑफ नेसेसिटी में क्या होता है? आप गुलाम होते हैं नेसेसिटी के। नेसेसिटी विवश होते हैं आप किस चीज के? प्रकृति के। आप प्रकृति आपसे गुलामी करवाती है, प्रकृति आपको परेशान करती है, नेचर परेशान करती है। ये ह्यूमन नेचर नहीं, ये जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं कि आपकी इच्छा हुई कि आप बाहर तेज गति से क्या चलाएं? बाइक चलाएं, है ना? बाइकिंग की इच्छा हुई, चलो गेड़ी मार के आते हैं, लेकिन सर्दी है बाहर, अब आप तेज बाइक चला नहीं सकते। तो आपको कौन परेशान कर रहा है? प्रकृति परेशान करी। आपकी इच्छा हुई चलो हम थोड़ी दूर टहल के आते हैं, आनंद आएगा, लेकिन आपने देखा कि बाहर बहुत तेज क्या है? धूप है, तो आप टहल नहीं सकते। या बारिश है, चलो बारिश है, ठंड है, बारिश है, आप टहल नहीं सकते। अब आप क्या करेंगे? ये प्रकृति ने आपको, आपके कार्यों को रोक दिया, आप आनंद उठा नहीं पा रहे। इसका मतलब आप स्वतंत्र हैं, प्रकृति के गुलाम है। आप प्रकृति के गुलाम है। धीरे धीरे क्या होगा? हम इस प्रकृति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करेंगे। अब हम ऐसा कोट बनाएंगे, विंड चिटर बोलते हैं जिसको अपन, जिसमें से हवा पार नहीं होती। फिर अब बाइक चलाओ कितना ही तेज। अब आपने प्रकृति पे क्या स्थापित कर लिया? विजय। अब आप कहते हैं हम धूप और बारिश में घूम नहीं सकते, जबकि हम घूमना चाहते हैं, हम कार्य करना चाहते हैं, आनंद और स्वतंत्रता लेना चाहते हैं, घूम नहीं सकते। तो आपने छाता बना लिया। अब प्रकृति पे क्या कर लिया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या होती है? जैसे ही आप प्रकृति पे नियंत्रण के साधन बनाते हो, आपने एसी बना लिया, आपने कूलर बना लिया, आपने गाड़ियां बना ली, आपने और बहुत सारे संसाधन बना लिए। अब आपको प्रकृति परेशान नहीं कर सकती, आपको प्रकृति गर्मी नहीं मार सकती, क्योंकि आपने क्या बना लिया है? आपने कूलर और एसी बना लिया है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि इन साधनों के ऊपर किसका कब्जा होता है? पूंजीपतियों का कब्जा होता है। कुछ साधन तो बन जाते हैं प्रकृति पे नियंत्रण के, लेकिन आम आदमी तक पहुंच नहीं पाते। वो कूलर, एसी, ये विंड चीटर वगैरह आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते। तो आप प्रकृति पे नियंत्रण के बावजूद कौन से लोक में रहते हो? फिर आपको आना है कौन से लोक में? अब कैसे आओगे? अब इनसे ये चीजें छीनी जाएगी, इनको मारा जाएगा और संपत्ति का सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और सब में बांटी जाएगी। तो जैसे ही स्वतंत्रता लोक आया तो क्या आया? इट मींस क्या आया? साम्यवाद। तब प्रकृति पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमने जो सुखदायी चीजें बनाई थी वो किस में बांटी जाएगी? सब में। अब उसका प्रयोग सारे कर पाएंगे, मजदूर भी उसका उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि क्या आ चुका है? वो भी एसी, कूलर, सब चीजों का प्रयोग कर पाएंगे। तब हम कौन से लोक में आएंगे? स्वतंत्रता लोक में आएंगे। तो ये है फ्रेडरिक एंगल्स की चर्चा। अब हम 3 नव स्वतंत्रवादियों की एक साथ चर्चा करेंगे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नव मार्क्सवादी। सिंपल सी चर्चा है, लास्ट में इनको रिपीट कर लेंगे। नव मार्क्सवादियों में हम चर्चा करेंगे एरिक फ्रोम की। ऐसा नहीं करते अपन, कल करेंगे नव मार्क्सवादी। ये इसलिए करेंगे क्योंकि मैं आपको दोबारा करवाना चाहता हूं आलोचनात्मक सिद्धांत और फ्रैंकफर्ट
स्कूल, तो आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कल हम आलोचना से ज्यादा फ्रैंकफर्ट स्कूल करेंगे और साथ में स्वतंत्रता के संबंध में किसके विचार करेंगे? नव मार्क्सवादियों के। एक बार धैर्य रखें, आज हमने स्वतंत्रता की इतनी चर्चा की है, हमने चर्चा की आदर्शवादियों की, उदार समतावादियों की और आधुनिक उदारवादियों की। कल मिलेंगे नए साल में। क्या हुआ? अच्छा, अब देखो ऑनलाइन वालों भी नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे तो नव मार्क्सवादियों की चर्चा करेंगे और स्वतंत्रता के भांति भांति के रूप करेंगे, कुछ समकालीन जो विचारक उनकी भी चर्चा करेंगे।